नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र में कई तरीके के सियासी फेरबदल जो देखने को मिल रहे हैं और इस समय ये भी कहा जा रहा है कि एपीएमसी के चुनाव में जो उद्धव गुट ने बड़ी जीत दर्ज की है। दरअसल इस जीत के बाद एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी तस्वीर है वो बदल रही है। सवाल ये बड़ा है कि सत्ता पक्ष में रहते हुए और लगातार जिस तरीके से उन्होंने सियासी दाव चले थे, उसके बावजूद भी अगर उन्हें राजनीतिक सफलता हासिल नहीं हुई तो ये उनकी हार है और बीएमसी चुनाव से पहले ये हार काफ़ी ज़्यादा उनको जो है चुभने वाली है। फिलहाल इस समय ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पार्टी की मजबूती के साथ साथ जो जनाधार है पार्टी से जुड़ा हुआ उसकी भी मजबूती पर काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र के हर उस इलाके का और हर उस जो आप कह सकते हैं कि जो जहाँ पर एकनाथ शिंदे की जो बढ़त है वो लगातार देखने को मिल रही है, वहाँ पर वो शिवसेना पार्टी की मजबूती के लिए कई बड़े कदम जो वो उठा रहे हैं। मेरे साथ कशिश मौजूद है, इनसे तमाम सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र में जो इस समय उद्धव ठाकरे फिर से एक बार कमबैक कर रहे हैं और चुनाव के साथ साथ जो पार्टी के विस्तार की अगर बात करें उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक तरीके से जो है सफलता जरूर मिली है, क्योंकि पार्टी से इस वक्त कई जो है सारे कार्यकर्ता फिर से जुड़ रहे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई जो उद्धव ठाकरे फिर से एक बार शिवसेना पार्टी को उसी स्तर पर ला करके जो है खड़ा करेंगे जो शिवसेना पार्टी का राजनीतिक हैसियत जो है पहले देखने को मिला? देखिए, यहाँ पर ये चीजें तो तभी पॉसिबल होती नजर आएगी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो सिचुएशन उद्धव की ये है कि उनके पास 13 विधायक है और उन 13 विधायकों को लेकर भी कहा जा रहा है कि जल्दी वो शिंदे के साथ जा सकते हैं। संपर्क में वो विधायक बताए जा रहे हैं और वही साथ में एनसीपी के भी कुछ विधायक है जो उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे हर एक तमाम कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो फिर से मजबूत हो, ठाकरे नाम एक बार फिर से गूंजे महाराष्ट्र में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो इम्पॉसिबल सा होता नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि कर्नाटक के चुनाव के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आएगा। फैसला उन्होंने सुरक्षित रख रखा है और उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि यहाँ पर उनके पक्ष में आएगा। क्यों उम्मीद है? शुरुआत में भी उन्हें उम्मीद थी जब उनकी याचिका को मान लिया गया था। अब दूसरी बड़ी बात यहाँ पर उनकी जो चल और अचल संपत्ति वाली जो यहाँ पर याचिका शिंदे गुट की तरफ से दाखिल की गई थी उसमें उनको राहत मिलती नजर आई। तो उम्मीद जो है वो यहाँ पर और भी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार उनके पक्ष में फैसला ले रहा है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से शिंदे गुट को लताड़ा था, उनके वकीलों को लताड़ा था जब यहाँ पर बगावत उन्होंने कर दी थी, तो वो सारी चीजें उन्होंने कही। तो इस बात से भी उम्मीद है उद्धव की बड़ी। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अंदरूनी तौर पे पूरी तरीके से मजबूत होने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाला जो टाइम है और खास करके बीएमसी चुनावों में तो तस्वीरें साफ ही हो जाएगी और बीएमसी चुनावों से पहले पहले यहाँ पर कोर्ट का फैसला आएगा ताकि ये डिसाइड हो पाए कि किसको किस तरीके से चुनाव लड़ना है। अगर उद्धव के पक्ष में आता है तो शिंदे के लिए मुसीबतें हो जाएगी और शिंदे के पक्ष में आता है तो उद्धव को मजबूती के लिए एक नया ही पैटर्न अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए सियासी चुनौती तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे तो अपनी तमाम रणनीतिक जो है चाल चल ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्टी में जो टूट को लेकर के लगातार बयानबाजी की जाती रही है। एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायकों ने इस तरीके की बातें कही है कि फिर से एक बार जो है महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना में बड़ी टूट होगी। हालांकि मामला लगभग स्पष्ट हो चुका है, अब मात्र सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आना बाकी है जिस फैसले के बाद दरअसल ये तय होगा कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई है और जिस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई है, क्या वो सरकार बनाने का तरीका संवैधानिक था या गैर संवैधानिक था, और उसी को लेकर के फैसला आना है। साथ ही जो उद्धव ठाकरे ने इस पूरे बगावत के बाद जो याचिका दायर की थी उन विधायकों की अयोग्यता को लेकर, ये भी एक अहम मामला है। लेकिन ये तमाम फैसलों के आने के बाद भी उद्धव ठाकरे को तो सिरे से राजनीतिक मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पार्टी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं खत्म हो गई है और ये राजनीतिक एक तरीके से उनके लिए चुनौती है कि आप किस तरीके से इस पूरे मामले में वो फिर से वापसी करेंगे। उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष पद पर भी सवाल खड़े होते रहे लगातार पार्टी के, और कई जो है उनके विपक्ष के नेताओं ने भी यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं कि उन्हें जो है अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अपने अध्यक्ष पद को छोड़ देना चाहिए और एक युवा चेहरे को जो है जिम्मेदारी देनी चाहिए आदित्य ठाकरे को। तो क्या अध्यक्ष पद के चेहरे के रूप में
बदलाव के बाद ये माना जा सकता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी जो है फिर से उभरती हुई नजर आएगी। क्या ये फैसला लेना इतना ज्यादा आसान होगा और क्या ये फैसला ऐसे वक्त में लेना चाहिए उद्धव ठाकरे? देखिए कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल ही है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं एमवीए गठबंधन की बात करूँ वह वैसे ही टूटता हुआ नजर आया था और अब पूरी तरीके से यहाँ पर लचीला हो गया है जो एमवीए का गठबंधन है। आप देखिए कि यहाँ पर अजीत पवार जो है वो कहीं ना कहीं सीएम बनना चाहते हैं। अजीत पवार यहाँ पर 40 विधायकों के साथ बगावत कर सकते हैं और शरद पवार ये बात नहीं चाहते। जहाँ अजीत शिंदे गुट को अपनाएंगे, वही अगर शरद पवार बड़ा कदम उठाते हैं तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि शरद पवार का ये कहना है कि एमवीए गठबंधन कब तक है कब तक नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और वही दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अजीत पवार की बात का साथ देती नजर आई कि हाँ इन्हें सीएम बनना चाहिए, वो कहीं से भी बने बस सीएम बनना चाहिए, उनकी बात से राजी होती नजर आई। तो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे अभी अकेले होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 13 विधायक भी चले जाते हैं तो उद्धव के पास कुछ नहीं बचेगा। उद्धव खुद होंगे, संजय राउत होंगे और यहाँ पर आदित्य ठाकरे होंगे। आदित्य को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है अभी चुनाव मतलब की राजनीति की। संजय राउत है वो बड़बोलेपन की वजह से जाने जाते, एक बार शिकंजा कस चुका है ईडी सीबीआई का उन पर और कहीं ना कहीं दोबारा भी कस सकता है। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी मुसीबतें ही आती हुई नजर आ रही है। और जयंत पाटिल का ये दावा कर देना है कि एनसीपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा कोई, तो फिर उद्धव को तो यहाँ पर डर है कि आपके अपने ही लोग आपको धोखा देते हुए दिखाई दे रहे। पहले शिंदे, अब अजीत, उसके बाद शरद भी हो सकता है, तो फिर क्या ही करेंगे उद्धव। बिल्कुल, यहाँ पर जो इस तरीके की स्थिति बन रही है क्योंकि लगातार जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब जो है जो शिवसेना पार्टी की जो संपत्ति है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं घमासान जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर एकनाथ शिंदे ने कई बार जो है दावे भी किए हैं कि उनके पास जो तमाम जो बड़े आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शिवसेना पार्टी का जो शुरुआती दिनों से जो संपत्ति का मामला है उसको लेकर के कई बार ये भी कहा गया है कि उसको जानबूझ करके रश्मि ठाकरे के नाम कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और उद्धव ठाकरे ने ये सियासी चाल चली है। तो इस तरीके से भी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जा रही है और ये माना जा रहा है कि अब जो है शिवसेना भवन को लेकर के भी एकनाथ शिंदे गुट जो है पूरी तरीके से हावी होता नजर आ सकता है, क्योंकि अब इस पूरे मामले की राजनीतिक रूप से जो एंट्री है वो हो गई है और इस पर कई बार खुल करके एकनाथ शिंदे ने और एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायकों ने बयान भी दिए। अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये माना जा रहा है कि अब जो है फिर से एक बार शिवसेना पार्टी जो है जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो है एक यात्रा करने वाली है, ताकि उसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा जो उनको मिलता हुआ नजर आए। तो आज जो हम इस खास रिपोर्ट में आपसे बात कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति की तमाम बारीकियों को बता रहे थे, अब लगातार आने वाले समय में भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।